अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम एकेडमी। हमने टॉपिक जो है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन का टॉपिक कवर कर लिया है। आज का हमारा मेन टॉपिक है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग आपके पास क्या होती है? गैशियस एक्सचेंज टू मूव द गैसेज इन एंड फ्रॉम द लंग्स। आप इन क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में मूव करा रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लश ऑफ करा रहे होते हैं। फ्लश ऑफ यानी कि अपनी बॉडी से इसको रिमूव कर रहे होते हैं। क्यों? ताकि ये बॉडी में टॉक्सिसिटी ना प्रोड्यूस कर सके। आपके ब्लड के साथ जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होती है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, इसको बॉडी में टॉक्सिक कैरेक्टर्स ना ला सके। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बैलेंस के लिए भी ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है। इंटरनल इन्वायरमेंट यानी आपकी बॉडी के अंदर जो सारे गैसेस मौजूद हैं वो, और इसके अलावा जो आपका एक्सटर्नल एयर यानी आपके एयर में, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एयर की जो है वो कंपोजिशन क्या होती है। एयर की कंपोजिशन इस यहाँ पे भी लिखी हुई है आपकी बुक में। यहाँ पे अबाउट 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आप एयर इंस्पायर कर रहे हैं, जबकि एक्सपायर्ड एयर जो है वो इस तरह चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन के ये बैलेंस रहता है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए भी हम ब्रीथिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? रेस्पिरेटरी सर्फेसेज आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी ऑफ द लंग्स। आपको पता है रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या होता है? रेस्पिरेटरी सर्फेस आपका है एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी सर्फेस आपका एल्वियोलाई है जो कि डीप इनसाइड द लंग्स होते हैं। डीप इनसाइड द लंग्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेज द एयर मस्ट फर्स्ट बी ब्राउट इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है। आप अपने जो लंग्स से जो है नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से इनहेल करते हैं। जब यहाँ पे इस पिक्चर में देखें, इनहेल कर रहे हैं आप गैसेस को, और गैसेस जो है वो फिर आपकी लंग्स तक आती हैं। अब अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो माइक्रोस्कोपिक में आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिखेगी। माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें ये क्या चीज़ है, ये आपके एल्वियोलाई हैं। ठीक है, ये आपका एल्वियोलाई हो गया। अब आप जो है वो इसमें आ जाएं वापस। इसमें जो है वो देखें, इट इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी गैसेस का जो एक्सचेंज है, जो आप अपने एटमॉस्फेयर से गैसेस ले रहे हैं और फिर उसको लंग्स के ज़रिए से एक्सचेंज कर रहे हैं अपने एल्वियोलाई के ज़रिए से, तो ये जो है एटमॉस्फेयर के ज़रिए से कर रहे हैं आप। ठीक है। और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो ब्रीथिंग, और इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन। अब द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। दो फेजेस पे कंसिस्ट होता है, वाया इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो आप इन से याद रखें, अंदर जो आप इंस्पायर कर रहे हैं अपने अंदर बॉडी के ले रहे हैं वो क्या है? ऑक्सीजन है। और एक्सपायर यानी एक्स यानी एक्सटर्नल से याद रखें, जो बाहर निकाल रहे हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है बॉक्स में। लाइक अ बलून लंग्स कैन बी फिल्ड विद अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर। आपकी लंग कैपेसिटी क्या है? आपकी लंग कैपेसिटी जो है वो है 5 लीटर्स ऑफ एयर। ठीक है, टोटल 5 लीटर आप ले सकते हैं अपनी बॉडी में। सरप्राइजिंगली वी यूज़ नॉर्मली अबाउट हाफ लीटर ऑफ द एयर कमिंग आउट द लंग्स। ठीक है। तो जो आप जो है वो नॉर्मली जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हाफ लीटर इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है वो नॉर्मल गैस प्रेशर बॉडी के अंदर ही रहता है। ठीक है, वो नहीं चेंज होता, वो नहीं रिमूव होता आपके लंग्स से। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मैंने आपको बताया, इन आप क्या लोगे? ऑक्सीजन लोगे। ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेयर इज एयर इज डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेजवेज अप टू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। यानी कि जो आपको एयर पैसेजवेज मैंने बताया था, पिक्चर में से भी दिखाया था मैंने आपको। अच्छा, मैंने आपको इस पिक्चर से बताया था, ये देखें, ये आपका जो है वो आ रहा है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है और ब्रोंकस मजीद डिवीजन दे रहा है ब्रोंक्यूल में। ठीक है। अब इसके बाद कुछ पिक्चर आपको ये दिखेगी, ये क्या है? ये एल्वियोलाई है। ये आपका ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल इज़ कंटिन्यूइंग विद द एल्वियोलाई। इस पिक्चर में भी आपको ये चीज़ क्लियर दिख रही है। ठीक है। अब इसमें जो है आपका गैशियस एक्सचेंज होगा, और ये आपको जो ये नेटवर्क दिख रहा है, मेशवर्क दिख रहा है, कैपिलरीज यानी आर्टरी और वेन का कैपिलरी का मेशवर्क दिख रहा है। ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएँ आप इस टॉपिक पर अपने वापस। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो, जब आप एयर पैसेजवेज अप टू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स तक पहुँच गया, अब आपका एयर एल्वियोलाई तक पहुंच गया, अब क्या होगा? आपके लंग्स में फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है, फिजिकली आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? आपकी ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के साथ लगे हुए हैं। ठीक है। अब जो इंटरकोस्टल मसल जो है वो आपके गैसेस के
अंदर यानी इंस्पायरेशन के साथ किस तरह मूव करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। और डायफ्राम के भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे पिक्चर के साथ तो आपको समझ में आएगा कि रिब्स और रिब्स के साथ जो यहाँ मसल्स लगे वो इंटरकोस्टल मसल हो गए, और ये जो है ये आपका हो गया डायफ्राम। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल में क्या चेंजेस आएगा, ये हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखें एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द थोरेक्स इज़ इंक्रीज। जब आप किसी बैलून में एयर प्रेस पुश करते हैं तो क्या होता है, एयर फिल करते हैं तो क्या होता है कि वो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी थोरेक्स की। थोरेक्स क्या है, चेस्ट कैविटी है, मैंने लास्ट में बताया था आपको प्रॉपर इसका, आप ज़रूर उसको वॉच करिएगा। देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। आपको पता है ना वॉल्यूम प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जब आपका एरिया बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो फिर आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो आपका जब लंग्स एक्सपेंड होगा तो उसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। सो द इंटरनल एयर रशेज इनसाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बाहर जो आपके लंग्स के प्रेशर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है आपका वो ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ पे चूँकि ये एक्सपेंड हो गया है लंग्स आपका, तो यहाँ पे प्रेशर कम है। तो आपको पता है हमेशा गैसेस का डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा हायर टू लोअर होता है। तो यहाँ पे हाई है और यहाँ इनसाइड लो है, तो सारे एयर ऑटोमेटिकली इनसाइड मूव करेंगे, ठीक है। सो द एक्सटर्नल एयर रशेज इनसाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, द लंग्स गेट एक्सपेंडेड इन दिस वे। आपको मैंने अभी बताया कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सारे गैसेस इनसाइड मूव करेंगे और लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड आ जाएगा, ठीक। अब आप देखें क्या प्रोसेस हो गया आपका, इंस्पायरेशन एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फेज़ क्या है, एक्सपायरेशन का है। एक्सपायरेशन में आपको क्या बता रहे हैं, जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। जो जो चीज़ें आपने इंस्पायरेशन के लिए याद की पढ़ी उसको आप अपोजिट कर लें, और उसमें क्या आ जाएगा, प्रोसेस द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पे देखें एयर क्या है, मूव कर रहा है आउट ऑफ द लंग्स। यहाँ पे अब आपके क्या है, जब आपने एयर इनसाइड फिल कर लिया, ठीक है, अब अंदर मज़ीद एयर नहीं आ रहा, अब यहाँ पे हो गया प्रेशर ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर हो गया कम, ठीक। तो क्या होगा, अब हायर टू लोअर मूव करने का वक्त आ गया है। तो सारे ये जो आपके गैसेस जिनको आपने रिमूव करना है ताकि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बैलेंस रहे, होम्योस्टैसिस क्रिएट रहे, इसे कहते हैं आप जो होम्योस्टैसिस, यानी आपका इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बैलेंस रहे, इसको होम्योस्टैसिस कहते हैं। और ये जो है आपका इस तरह गैसेस रिमूव हो जाएगा और एक्सपायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब देखें इसको पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है, बोथ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम आर रिलैक्स। यहाँ पे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, फ्लैट पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और यहाँ पे डायफ्राम ऊपर की तरफ चले जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को एक्सपेल किया जा सके, ठीक है। दिस मूव्स द रिब इनसाइड एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। रिब्स जो है अंदर की तरफ हो जाएंगे। अब बलून से जब आप एयर बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो जो है फ्लैट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह ये भी रिब्स भी अंदर की तरफ मूव करेंगी और डायफ्राम भी फ्लैट हो जाएगा। बोथ द एक्टिविटीज़ डिप्रेसेस द चेस्ट इनसाइड। डिप्रेशन हो जाएगी ना आपकी बॉडी में, जब डिप्रेस्ड हो जाएगा चेस्ट कैविटी अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज डिक्रीज काउजिंग एन इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑन लंग्स। जब क्या होगा, वॉल्यूम आपकी थोरेसिक कैविटी की कम हो जाएगी क्योंकि अब एयर जो है वो आपके सारे बाहर आ गए। तो जब एयर बाहर आ गया तो आपके चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम कम हो गई और प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। वही रिलेशन हो जाएगा इन्वर्सली। द फोर्सेज द एयर प्रेजेंट इन द लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द बॉडी। जब प्रेशर कम होगा तो प्रेशर जो है वो आपका जैसे ही बढ़ेगा तो सारे फोर्स जो गैसेस के हैं फोर्सफुली वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ये टॉपिक देखें, गैशियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। अब इसमें आप देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास, गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। आपने यहाँ से टॉपिक पिक करें कि आपको यहाँ पे बताया गया था कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ब्रीथिंग, गैशियस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन पर कंसिस्ट करता है। ब्रीथिंग आपने पढ़ ली, दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब आप पढ़ेंगे गैशियस एक्सचेंज।
गैशियस एक्सचेंज का टॉपिक मैंने काफ़ी कवर करवाया था, आपको समझाया था प्रॉपर फर्स्ट, इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 3 में, ठीक है। अब आप इसको दोबारा पढ़ें। लेवल ऑफ एल्वियोलाई पे आपके गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन इज ब्राउट इन एयर टेकन अप बाय द हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज, ठीक। आप कहाँ से ले रहे हो ऑक्सीजन को? अपने एटमॉस्फेयर से ले रहे हो, और वो बाइंड किससे हो जाएगा? आप जब एटमॉस्फेयर से गैसेस ले रहे हो तो वो बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। ये आपके आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज के अंदर ये कॉन्वेक्स अंदर डीप डिप्रेशन होता है। अब ये आरबीसीज में आपके मौजूद है हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये इसके साथ बन जाएगा आके, तो ये बन जाएगा ऑक्साई हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब आप देखें इसमें लिखा हुआ है आरबीसीज ऑफ द ब्लड के साथ ये बाइंड हो गया, एंड वाइट वर्सा कार्बन डाइऑक्साइड ब्राउट बाय द ब्लड इज गिवन आउट टू द एयर प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई। अब यहाँ पे जब ये आपका लंग्स, ठीक है, लंग्स में आप एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आ गई ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी विथ कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे आपके पास जब ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से जा रही है, ये कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज जा रही हैं। एक कैपिलरीज को अगर हम देखें तो इस कैपिलरी में बताया जा रहा है कि हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हुआ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद था वो बाहर चला जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर आए थे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, ऑक्साई हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास जो दूसरा वेन वेन जो है निकलेगा, यहाँ से निकलेगा पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाएगा? आपके हार्ट में, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक। और फिर ये जाएगा सिस्टमेटिक आर्च के ज़रिए से ब्लड सप्लाई के लिए बॉडी में, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट। अब आप देखें इसमें यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ब्राउट अप बाय द ब्लड इज़ गिवन टू द एयर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई के साथ आए हैं वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड थे, वो निकल जाएंगे, और क्या बाइंड हो जाएगा उस हीमोग्लोबिन के साथ? उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा। ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन। अब ये जो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, O2 अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ कैपिलरीज से, तो ये किस वजह से हो रहा है? ये जो है आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से हो रहा है। वेल एट दिस लेवल गैशियस एक्सचेंज डिफ्यूजन यहाँ पे बिकम पॉसिबल, क्यों? क्योंकि जो आपका एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज जो हैं, ये आपके एल्वियोलाई का लेयर आ गया और ये ब्लड कैपिलरी का लेयर आ गया, तो ये दोनों के लेयर बहुत ज़्यादा कोई थिक नहीं होते, बल्कि सिर्फ 1 सेल लेयर थिक है, एक सेल का लेयर मौजूद है सिर्फ इस तरह से, ठीक है। ये नहीं कि इसके ऊपर स्ट्राइएशन मौजूद नहीं है। आपने 2 सेल लेयर पढ़ी थी, सिंपल एंड स्ट्रेटेड, तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ सिंपल लेयर ऑफ सेल मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे आपको गैशियस एक्सचेंज का टॉपिक बताया गया है कि इंस्पायर्ड एयर आपके जो ले रहे हैं वो इसमें ऑक्सीजन कितना मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मौजूद है और ये कितना मौजूद, ठीक है। जबकि ये चीज़ एक्सपायर्ड एयर इससे फिर चेंज हो जा रहा है, यानी आपको बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो 16% जो है वो आप एक्सपायर करेंगे। आप जो 21% एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये पूरा 21% एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि सिर्फ आपके 21% में से इतना एब्जॉर्ब हुआ 5%, और 16% जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, जबकि ये बढ़ के 4 हो गया, यानी आपकी बॉडी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिमूव हो गया, ठीक। नाइट्रोजन 79 था, 79 ही रहा, इसकी बॉडी में हमें ज़रूरत नहीं। वाटर वेपर्स आपके वेरिएबल होते रहते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी होगी उस तरह से वेरिएबल वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था जब आपने इनहेल किया था। जो भी आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, आपके एनवायरनमेंट कभी 4 पे चला जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा कूल विंटर एनवायरनमेंट में रह रहे हो, और अगर जो है आप समर वे में रह रहे हैं तो 40 पे भी जा सकता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जा सकता है। इसी तरह जब आप एक्सपायर्ड एयर कर रहे हैं और वो आपकी बॉडी में जा चुका है इंस्पायर्ड एयर, तो वो कौन से डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा? वो 37 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट रहता है, ठीक। अच्छा,
इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक हमें ये चीज़ को बताया गया है, ये वाली डायग्राम्स को देखें और इस पैराग्राफ को पढ़ें। ये ऊपर जो लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इफ़ पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की। आपको ये कैसे पता चला, जब स्टार्टिंग में रिसर्चेज हुई, कैसे पता चल रहा है कि आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आ रहा है? तो जब आप लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो फिर ये बनता है लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर। ठीक, अब इस लाइम वाटर को प्रिपेयर करके एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर रखा गया। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे रखा गया। ठीक, और एक पर्सन को कहा गया कि आप जब एयर ब्लो करेंगे यानी एक्सपेल करेंगे तो आप इस ट्यूब में एक्सपेल करें, और एक्सपेल करने पे क्या होगा, जितना भी इसके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना था वो सारा इस ट्यूब के ज़रिए से इस लाइम वाटर में आ गया। तो जब लाइम वाटर में आ गया तो ये टर्न हो गया मिल्की वाइट, मिल्क दूध जैसे कलर हो गया इसका। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में लाइम वाटर जो है वो मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ये सिरिंज से क्या बताया जा रहा है, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया कि ए में जो है जब एक्सहेल एयर को लाइम वाटर के साथ डाला गया तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, जबकि बी में क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर को लाइम वाटर के साथ मिलाया गया तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो बहुत माइन्यूट है और चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये कैसे, एटमॉस्फेरिक एयर को किस तरह इस ट्यूब में डाला गया लाइम वाटर में, आपके सिरिंज में गैसेज जाहिर सी एयर बना हुआ होता है, उस एयर को आपने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर प्रेशर के ज़रिए। तो जब प्रेशर के ज़रिए से इस एयर को इसके अंदर इंजेक्ट किया गया तो इसमें नो चेंज हुआ। नो चेंज क्या जाहिर कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, या तो फिर बहुत माइन्यूट होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।